बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहे थे। उनका दरबार बड़े बड़े विद्वानों, मंत्रियों और नायाब बुद्धिमानों से भरा रहता था, लेकिन उनमें से सबसे चमकता सितारा था बीरबल। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। आम लोग भी बीरबल के फैसलों की मिसालें देते थे, लेकिन साथ ही कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की ख्याति से ईर्ष्या होती थी। वे हमेशा कोई मौका तलाशते रहते थे कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए या कम से कम उसे फंसाया जाए। एक दिन दरबार में किसी मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो बहुत न्यायप्रिय हैं, यह तो सब जानते हैं, लेकिन क्या वो हर परिस्थिति में सही न्याय कर सकते हैं? क्या अगर उन्हें एक उल्टी अदालत का सामना करना पड़े, जहां सच को झूठ और झूठ को सच माना जाए, तब भी वो न्याय कर पाएंगे? अकबर को विचार बड़ा दिलचस्प लगा। वे बोले, हूँ, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। चलो बीरबल की परीक्षा ली जाए। तुरंत दरबार में सबकी नजर बीरबल की ओर गई। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं यह परीक्षा भी स्वीकार करता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं एक अदालत बनवाता हूँ, लेकिन इसमें सब कुछ उल्टा होगा। इसमें झूठ बोलना सच माना जाएगा और सच बोलना अपराध। जो अपराधी होगा वो निर्दोष कहलाएगा और जो निर्दोष होगा उस पर दोष लगाया जाएगा। देखता हूँ बीरबल कैसे इससे निपटते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका का। अगले दिन दरबार में एक विशेष अदालत लगाई गई। नाम दिया गया उल्टी अदालत। उस अदालत का नियम बड़ा अजीब था। यहाँ जो सच बोलेगा उसे सजा मिलेगी और जो झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। सारे दरबारी बड़ी उत्सुकता से जमा हुए थे। आज बीरबल को उल्टी परिस्थिति में न्याय करते देखना था। पहला मामला लाया गया। एक व्यापारी था जिस पर चोरी का आरोप था। अदालत के अनुसार अगर वह कहता कि उसने चोरी नहीं की तो उसे सजा मिलती, क्योंकि यह सच होता, और अगर वह कहता कि मैंने चोरी की है तो यह झूठ माना जाता और उसे इनाम मिलता। व्यापारी डरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। बीरबल ने उसे शांत स्वर में कहा, बोलो, क्या तुमने चोरी की है? व्यापारी घबरा गया, लेकिन फिर बोला, हाँ, मैंने चोरी की है। अदालत का नियम था, झूठ बोलने वाले को इनाम। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, नहीं, इसने झूठ नहीं बोला है, यह सच बोल रहा है। इसने वाकई चोरी की है। कुछ दरबारी बोले, लेकिन हुजूर, अगर यह सच बोल रहा है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल बोले, बिल्कुल, इसलिए इसे सजा दी जाएगी। उल्टी अदालत का न्याय यही है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने पहली चाल में ही नियम को पलट दिया था। अब दरबारी भी सोच में पड़ गए। फिर दूसरा मामला आया। एक किसान पर आरोप था कि उसने अपने पड़ोसी की भैंस चुरा ली है। किसान बोला, मैंने भैंस नहीं चुराई। उल्टी अदालत के हिसाब से यह सच था, इसलिए उसे सजा मिलनी थी। लेकिन बीरबल ने पूछा, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? किसान ने इशारा किया। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम्हारी भैंस अब भी गायब है? पड़ोसी बोला, नहीं, वो कल खुद ही वापस आ गई। बीरबल बोले, तो इसका मतलब किसी ने भैंस चुराई ही नहीं थी। इसलिए किसान का सच झूठ में बदल गया और झूठ सच में। अब तुम बताओ, सजा किसे मिले? दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने उल्टी अदालत में भी न्याय कर दिखाया। अकबर मुस्कराने लगे। वे जान चुके थे कि बीरबल को कोई नियम मात नहीं दे सकता। इसके बाद बीरबल ने अपनी सबसे मजेदार चाल चली। एक दिन उन्होंने खुद पर ही आरोप लगवा दिया।
उन्होंने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि वह अदालत में जाकर कहे, बीरबल ने मेरे घर से रोटियां चुरा ली हैं। जब यह बात अदालत में पहुंची, बीरबल खुद खड़े हुए और बोले, हाँ, मैंने रोटियां चुराई हैं। अब उल्टी अदालत के अनुसार यह झूठ था, इसलिए बीरबल को इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन फिर बीरबल बोले, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने रोटियां चुराई हैं। दरबारी चौंक गए। बीरबल ने फिर कहा, लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे इनाम। अब फैसला आप करें। पूरी अदालत उलझन में पड़ गई, नियमों की उलझन में फंस गई थी। बीरबल ने ऐसी बात कही थी जिसमें दोनों बातें एक दूसरे को काट रही थीं। और तब बीरबल बोले, जहां पनाह, यही फर्क है सीधी अदालत और उल्टी अदालत में। कानून का काम है न्याय देना, न कि भ्रम फैलाना। अगर कानून खुद उलझा हो तो उससे सच्चाई नहीं बल्कि गड़बड़ी पैदा होती है। अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा न्यायप्रिय और चतुर कोई नहीं। तुमने उल्टी अदालत को भी सीधा कर दिया। इसके बाद उल्टी अदालत को वहीं समाप्त कर दिया गया और बीरबल को दरबार में सबके सामने सम्मानित किया गया। इस कहानी से सबक मिलता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी पेचीदा परिस्थिति में हो, अगर बुद्धि और धैर्य के साथ काम लिया जाए तो हर उलझन को सुलझाया जा सकता है। और बीरबल की यही खूबी थी, वो सत्य को ढूंढ निकालते थे, चाहे उसे कितनी भी चालाकी से छुपाया गया हो। इसी वजह से आज भी बीरबल की कहानियां हमारी जिंदगी को रोशनी देती हैं और हमें सिखाती हैं कि हंसी, बुद्धिमानी और न्याय मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। कहानी नंबर 3। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक अजीब दौर शुरू हो गया था। सल्तनत में रहस्यमय घटनाएं घट रही थीं, जिनकी कोई सीधी वजह समझ नहीं आ रही थी। कभी महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के कम हो जाते, कभी राजमहल के बाग में खुद ब खुद गड्ढे नजर आते और कभी कभी रात को महल की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आती। दरबारियों में डर का माहौल बनने लगा था, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। दरबार में जब इन बातों की चर्चा बढ़ी तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा कि इसकी तह तक जाने के लिए उन्हें कुछ दिन खुली छूट दी जाए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने सबसे पहले वो जगहें देखीं जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं। उन्होंने खजाने की कोठी को बहुत बारीकी से देखा। वहां कोई ताले टूटे हुए नहीं थे, कोई सुरंग नहीं थी, लेकिन गिनती के हिसाब से कुछ सिक्के वाकई गायब थे। रात को बीरबल ने महल में रुकने का फैसला किया। वो अकेले एक कमरे में थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे के पीछे एक दर्पण ऐसा रखा जिससे सामने आने वाले की छाया नजर आ सके। आधी रात के वक्त उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से चल रहा हो। बीरबल ने बिना कोई आवाज किए देखा तो एक परछाई खजाने की तरफ जाती दिखाई दी। वो धीरे से बाहर निकले और उस परछाई का पीछा किया। परछाई किसी नौकर की लग रही थी, लेकिन अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सभी दरबारियों और महल के सेवकों को एक विशेष भोज पर बुलाया। भोज बहुत साधारण था, लेकिन उसमें हर थाली में एक खास चावल रखा गया था, एक ऐसा चावल जिसमें हल्की सी नीली रंगत थी और जिसे खाने से जीभ थोड़ी देर के लिए रंगीन हो जाती थी। बीरबल ने ऐलान किया कि आज के भोजन में जो लोग हिस्सा लेंगे उन्हें एक विशेष सौगात दी जाएगी, लेकिन उन्हें खाना खा लेने के बाद किसी से कुछ नहीं कहना है। भोज के बाद बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और एक एक से सवाल पूछना शुरू किया। क्या तुमने भोजन किया? सबने हाँ कहा।
बीरबल ने सबके मुंह की ओर देखा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी जीभ साफ थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो अब हमारे सामने पहला रहस्य उजागर होता है। वो व्यक्ति महल का एक बुजुर्ग सेवक था जो वर्षों से अकबर के राज में काम कर रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा कि उसने भोजन क्यों नहीं किया, तो वह घबरा गया और जवाब देने से कतराने लगा। बीरबल ने कहा, तुम्हारी जीभ ने तुम्हारा राज खोल दिया है। अब सच बताओ कि रात को खजाने के पास तुम क्यों गए थे? वो बुजुर्ग रोने लगा और बोला, हुजूर, मैं किसी और के इशारे पर ये सब कर रहा था। मैं खुद नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने मना किया तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। बीरबल ने पूछा, किसने धमकी दी? बुजुर्ग ने एक नाम लिया जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। वो नाम था खुद अकबर के चचेरे भाई का, जो कुछ महीनों पहले ही महल में आया था। सबको उसने यही बताया था कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए महल में ठहरने आया है, लेकिन असल में उसकी मंशा कुछ और थी। बीरबल ने उसकी गतिविधियों पर निगरानी शुरू करवाई। जल्द ही पता चला कि वो हर रात कुछ नौकरों को इकट्ठा कर एक गुप्त बैठक करता था, जहां महल के रास्तों की चर्चा होती थी और खजाने की जानकारी बांटी जाती थी। बीरबल ने एक रात उन सबको रंगे हाथ पकड़ लिया। उनमें से कई नौकर डर के मारे चुप थे, लेकिन जब उन्हें यकीन दिलाया गया कि उन्हें माफी मिल सकती है अगर वो सच बोलें, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। चचेरे भाई का इरादा था धीरे धीरे महल का खजाना चुराना और फिर किसी सीमावर्ती राज्य में जाकर एक छोटी सी फौज तैयार करना, ताकि अकबर को चुनौती दी जा सके। बीरबल ने ये सारा भंडाफोड़ बादशाह के सामने किया। अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर नाराज। उन्होंने अपने चचेरे भाई को बुलवाया और कहा, तुमने रिश्ते का अपमान किया है। अगर बीरबल न होते तो शायद हम अपने ही महल में लूटे जा रहे होते। अकबर ने उसे सल्तनत से निकाल दिया और जो नौकर शामिल थे उन्हें अलग अलग कामों पर बाहर भेज दिया गया, ताकि वो फिर किसी साजिश में शामिल न हो सकें। बीरबल ने फिर महल के पूरे सुरक्षा तंत्र को दोबारा व्यवस्थित किया, खजाने की गिनती दोबारा करवाई और हर दरबारी और सेवक की जिम्मेदारी लिखित में तय करवाई। कुछ दिनों बाद दरबार फिर पहले की तरह शांत हो गया, लेकिन लोग अब बीरबल को एक साधारण सलाहकार नहीं बल्कि राजमहल के रक्षक के रूप में देखने लगे थे। अकबर ने एक दिन अकेले में बीरबल से पूछा, तुमने ये सब कैसे समझा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब भी कोई रहस्य होता है तो वो अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान छोड़ता है। जरूरत सिर्फ उन्हें ध्यान से देखने की होती है। मैंने बस उन्हीं निशानों को जोड़ा। बादशाह मुस्कराए लेकिन कुछ नहीं बोले। अब उन्हें यकीन था कि जब तक बीरबल उनके साथ हैं, कोई भी रहस्य ज्यादा दिन तक राज नहीं रह सकता। महल एक बार फिर पहले जैसी शांति और सुरक्षा में डूब गया, लेकिन लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं जब एक साधारण सी उलझन को बीरबल ने एक गहरी साजिश में बदलते देखा और उसे सुलझा दिया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में रहस्य विजेता की उपाधि दी और उनके लिए एक अलग कक्ष बनवाया जहां वे किसी भी समय अकेले बैठकर सोच विचार कर सकें। उस कक्ष की दीवारों पर लिखा गया, जहां नजरें नहीं पहुंचती वहां बीरबल की बुद्धि पहुंचती है। कोई नहीं जानता कि बीरबल कैसे हर बार सच्चाई को ढूंढ निकालते थे, लेकिन हर कोई मानता था कि अगर कोई सच को पहचान सकता है तो वो सिर्फ बीरबल ही था। कहानी नंबर 4, अकबर और बीरबल की अनसुनी कहानी, शून्य का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। मुकदमा एक व्यापारी का था जो शहर से बाहर के इलाके में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन वह जमीन न तो किसी के नाम पर दर्ज थी और न ही उस पर कोई कब्जा था। अजीब बात ये थी कि वहां कई सालों से कोई नहीं गया था, न कोई पेड़ था, न पानी, न ही रास्ता।
बस एक सुनसान वीरान मैदान था। फिर भी व्यापारी उस जमीन को खरीदने के लिए जोर दे रहा था और राजकोष से उसे खरीदवाकर उस पर अधिकार मांग रहा था। अकबर को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई लंबी योजना होगी, शायद व्यापारी को उस जमीन में खनिज होने की कोई जानकारी हो। उन्होंने अपने राजसेवकों से कहा कि वे उस जमीन की ठीक से जांच करें। कई सैनिक और अफसर वहां गए, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ रेत, धूल और सन्नाटा मिला। जब उन्होंने जमीन को खोदा तो कुछ भी नहीं मिला, न पानी, न धातु, न खजाना। वापस आकर उन्होंने दरबार में बताया कि वह जमीन पूरी तरह व्यर्थ है। फिर भी व्यापारी जिद पर अड़ा रहा। बीरबल दरबार में चुपचाप सब कुछ देख सुन रहे थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम इस जमीन को क्यों खरीदना चाहते हो? वहां तो कुछ भी नहीं है, व्यापारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ नहीं होना ही तो सबसे बड़ी बात है। जहां कुछ नहीं होता, वहां सब कुछ होने की संभावना होती है। मैं वहां शून्य की पूजा करना चाहता हूं। सभी दरबारी इस उत्तर पर हैरान रह गए। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुम सच में वहां कोई मंदिर बनवाना चाहते हो? व्यापारी ने फिर उसी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन वह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं, शून्यता का होगा। मैं वहां एक ऐसा केंद्र बनाना चाहता हूं जहां लोग आकर मौन साधना कर सकें, जहां कुछ भी न हो, न आवाज, न दृश्य, न ही कोई मूर्ति, सिर्फ शून्यता हो। अब यह मामला और भी रहस्यमय बन चुका था। बीरबल ने बादशाह से कहा कि उन्हें इस व्यापारी की बातों की तह तक जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई राज जरूर छुपा है। अकबर ने बीरबल को पूरा अधिकार दिया कि वो खुद जाकर इस जमीन की निगरानी करें। बीरबल रात को गुप्त रूप से कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। वो जमीन सच में सुनसान और वीरान थी। लेकिन जैसे ही रात के तीसरे पहर का समय आया, बीरबल ने देखा कि जमीन के एक कोने से हल्की रोशनी निकल रही है। वो उसी दिशा में बढ़े और देखा कि वहां जमीन के नीचे कोई गुप्त तहखाना है। बीरबल ने सिपाहियों की मदद से जमीन की खुदाई की और एक पुराना लोहे का दरवाजा निकाला। दरवाजा खोलते ही एक लंबी सुरंग दिखाई दी जो जमीन के भीतर जा रही थी। सभी ने मशालें जलाईं और अंदर घुसे। सुरंग बहुत लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। अंत में वे एक बहुत बड़े तहखाने में पहुंचे जहां चारों तरफ संदूक रखे थे, सोने चांदी से भरे हुए, हथियारों से लैस, और कुछ कागजात भी थे जिन पर किसी दूसरी सल्तनत की मुहर लगी थी। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह व्यापारी दरअसल किसी दूसरी सल्तनत का गुप्त एजेंट था जो अकबर की सल्तनत में रहकर अपने शत्रु राज्य के लिए गुप्त ठिकाना बना रहा था। वह शून्यता की पूजा के बहाने इस जमीन को कानूनी रूप से कब्जे में लेना चाहता था ताकि वह आसानी से वहां से हथियारों और धन की तस्करी कर सके। बीरबल ने तुरंत व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसे महल में बंदी बनाकर लाया गया। अकबर ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि वह कई सालों से इसी योजना पर काम कर रहा था। वह जानता था कि अकबर की सल्तनत में दया और धार्मिक सहिष्णुता है, इसलिए उसने ध्यान केंद्र और शून्यता पूजा जैसी बातें बनाई ताकि लोग उसे रोके नहीं। अकबर ने इस पूरे षड्यंत्र को उजागर करने के लिए बीरबल की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अगर बीरबल न होते तो यह रहस्य कभी सामने नहीं आता। फिर अकबर ने आदेश दिया कि उस जमीन को सल्तनत की विशेष निगरानी में रखा जाए और उस तहखाने को पूरी तरह सील कर दिया जाए। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस जमीन पर सच में एक ध्यान केंद्र बनवाया, इस बार सच्चे मौन और आत्मचिंतन का स्थान। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पूजा नहीं होती थी, बस हर साल कुछ समय के लिए वहां दरबारी और साधक जाते और मौन साधना करते। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने उस जगह को क्यों बचाया?
जबकि वह हमें धोखा देने का जरिया बन चुकी थी। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहाँ सबसे बड़ा छल हुआ हो, वहाँ सबसे गहरी सच्चाई का भी जन्म हो सकता है। अगर हम सिर्फ डर के कारण उसे छोड़ देते, तो वह जगह फिर कभी उपयोगी नहीं हो पाती। बादशाह चुप रहे, लेकिन उनके मन में बीरबल के लिए सम्मान और बढ़ गया। इस घटना के बाद शून्य का रहस्य एक कहावत बन गया। लोग कहते थे कि जहां शून्य है, वहां सब कुछ शुरू हो सकता है, बस नजर बीरबल जैसी चाहिए। महल में जब जब कोई नई योजना आती या कोई अजीब सी बात होती, लोग पहले बीरबल की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि बीरबल के सामने कोई भी छल लंबे समय तक नहीं टिक सकता, चाहे वो शून्यता की चादर में ही क्यों न छुपा हो। और वह जमीन जो कभी एक षड्यंत्र का केंद्र थी, अब एक शांति का प्रतीक बन गई, जहां हर साल कई लोग जाकर मौन धारण करते, ध्यान करते और खुद को समझने की कोशिश करते। बीरबल के कारण उस जगह का सच सामने आया और वहीं से एक नई शुरुआत भी हुई। कहते हैं एक बार फिर बीरबल ने अंधेरे में छुपे सच को उजागर किया, और इस बार वह अंधेरा खुद को शून्यता कह रहा था। कहानी नंबर 5, अकबर का गोल राजा बनाम चौकोर बीरबल। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह दिल्ली के राजसिंहासन पर विराजमान थे। उनके दरबार में हर तरह के विद्वान, दार्शनिक, कवि और मुसल्लम उस्तादों का तांता लगा रहता था। पर इन सब की बुद्धिमत्ता और हुनर के बीच भी एक अनूठा प्रतिस्पर्धा चलती थी। अकबर स्वयं को संसार का गोल राजा मानते थे, जबकि बीरबल को चौकोर बुद्धि का ज्ञाता समझा जाता था। इस असाधारण विरोधाभास ने दोनों महान हस्तियों के बीच कई मजेदार घटनाएं जन्म दीं, जिनमें से एक प्रमुख कथा आज तुम सुनोगे। एक दिन अकबर को एक नई मीनार बनवाने का विचार आया, जो पूरी तरह गोलाकार हो। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि इस मीनार को बनाने में कोई से कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी। फर्श से लेकर शिखर तक सब गोल, सब गोल। दीवारों की बनावट गोल गोल खांचे होंगे, रास्ते घुमावदार होंगे, सिलवटें मंडराती होंगी, वातात्नी में हर कोना, हर किनारा, हर भुजा एक समान गोलाकार रूप धारण करेगी। यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सी सरगर्मी हो गई। कुछ इंजीनियर प्रसन्न हुए, कुछ वास्तुकारों के होठ मुस्कुराए, लेकिन बीरबल ने चुपचाप सिर पकड़ा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, ऐ बीरबल, तुम कैसी सोचते हो? क्या गोल में ही सारा सौंदर्य है? क्या चौकोर में कुछ भी महानता नहीं? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह गोलाकार में सौंदर्य है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु चौकोर आकृति में भी ठहराव और संतुलन का अपना गौरव है। अकबर ने चुटकी ली, हाँ, चौकोर बुद्धि। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने चौकोर दिमाग से इस गोलमीनार के काम में क्या योगदान दे सकते हो। अकबर ने तुरंत एक प्रतियोगिता आयोजित करने का आदेश दिया। जो भी मीनार का ऐसा भाग बनाएगा कि गोल आकार के बीच चौकोर बुद्धि का असर झलकता हो, उसे 10,000 सोने के तिक्ष और अकबर का खास इनाम मिलेगा। बीरबल ने आनंदित होते हुए हामी भरी, लेकिन कोई डिजाइन नहीं बनाया। सभी मूर्तिकार, लाल कारीगर और नक्काशी कला के उस्ताद दिनरात गोल घेरों, घुमावों और मंडलाकार अलंकृतियों में उलझे रहे, पर कितनी ही कोशिश करने पर कोई भी ऐसा इनोवेटिव आयाम नहीं ला पाया जो असल में चौकोर सोच को गोल संसार में घोल कर दिखा सके। इसी बीच बीरबल ने मीनार की नींव देखने का निश्चय किया। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि उन्हें नींव की चौकोर आकृति में कुछ बदलाव करने दो। जब सभी चौकों चकित हुए, तब बीरबल ने समझाया कि नींव चौकोर हो तो ऊपर गोल आकृति स्थिरता से खड़ी रहेगी। पर अकबर ने उछलकर कहा, तो क्या मैं एक चौकोर राजा बन जाऊं? मैं तो गोल राजा हूं। दरबार में ठहाके गूंज पड़े और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गोल आवरण में चौकोर मूल, जहां पनाह, वह परिपूर्ण संतुलन की निशानी है। फिर क्या था, चरणों से लेकर शिखर तक मीनार का आधार चौकोर रखा गया, लेकिन ऊपर का ढांचा गोलाकार ही रहा।
नींव का चौकोर आधार ही यह सुनिश्चित कर सका कि मीनार कई सदियां मौसम की मार सहते हुए न डगमगाए। एक दिन जब मीनार का निर्माण समाप्त हुआ तो अकबर ने गर्व से देखा, नींव पर रखे चौकोर पत्थरों के किनारों से ऊपर उठती गोल सिलवटें सूर्य की किरणों से चमक रही थीं। मीनार देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब हैरान थे कि कैसे चौकोर और गोल ने मिलकर ऐसा चमत्कार दिखाया। लेकिन कहानी में अभी और पेंच बाकी थे। मीनार से थोड़ी दूरी पर एक विशाल तालाब था, जिसकी सतरंगी लाली जल मीनार की परावर्तित कर देती थी। हर शाम अकबर वहीं बैठे हालात का जायजा लेते। सूरज के मुख पर छिपते ही पानी पर गोल सूर्य का प्रतिबिंब फैलता और उसके चारों ओर तालाब की सतह पर चौकोर आकृतियों में विछड़े जलकण नाचने लगते। बीरबल वहां भी अक्सर अकबर के साथ होते। उन्हें यह दृश्य बेहद मनोहारी लगता। एक शाम अकबर ने कहा, देखो बीरबल, असली गोल मीनार तो तालाब के पानी में ही दिख रही है और उसके चारों ओर ये चौकोर सा छलकता रोशनी का पैटर्न। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहां पनाह, यही सच है कि गोल राजा की शोभा और चौकोर बुद्धि की चातुर्य एक साथ मिलकर ही पूरा नजारा रचती है। समय बीतता गया। मीनार को गोल मीनार चौकोर नीम का नाम मिला। लोग दूर दूर से आते और बीरबल से पूछते, आपने क्या राज छिपा कर रखा? बीरबल कहते, कोई राज नहीं, बस यह कि खुद को कठोर चौकोर सीमाओं में बांधकर भी गोलाकार दृष्टिकोण रखें, तभी जीवन के हर जोखिम में संतुलन बना रहेगा। अकबर ने भी जब इसे समझा तो उन्होंने कहा, मैं गोल राजा हूं, पर अब मुझे पता चला कि चौकोर बीरबल के बिना मेरा गोल संसार अधूरा है। फिर क्या था? खजाने से नए सिक्के बनाए गए। एक तरफ गोल चित्र अंकित था, दूसरी तरफ चौकोर किनारों की नक्काशी। इन्हें गोल राजा के चौकोर सिक्के का नाम मिला और वे सल्तनत भर में चलन में आए। लोग कहते, यह सिक्के जीवन के उन अनुभवों का प्रतीक हैं जो गोल आकृति के सहज प्रवाह और चौकोर व्यावहारिकता दोनों को समाहित करते हैं। वर्षों बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इतने लंबे निर्माण में केवल नींव पर जोर क्यों दिया? बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, नींव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वह चौकोर हो तो ऊपर उठने वाला गोल आकाश भी अडिग खड़ा रहता है। अकबर के जीवन में यह मीनार एक द्योतक बनकर उभरी, जो दर्शाती थी कि गोल आकृति का सहज बहाव और चौकोर चिंतन का ठहराव दोनों मिलकर ही अभेद्य संरचना रचते हैं। आज भी उस गोल मीनार चौकोर नींव की कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता और संतुलनकारी बुद्धि की मिसाल देता है। कहानी नंबर 6। बादशाह अकबर के दरबार में जो बातें होती वे दूर दूर तक मशहूर हो जाती थीं, पर उस दिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी न था। दिल्ली के किले की विशाल गैलरी में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। आम दिनों में जहां बीरबल की बुद्धिमत्ता पर चर्चा होती थी, वहीं आज अकबर ने एक अनोखी परीक्षा का ऐलान किया था, एक खरगोश अदालत लगाने का निर्देश। यह अदालत न तो इंसानों के झगड़ों का निपटारा करेगी, न ही अमीर गरीब के मामलों में न्याय देगी, बल्कि उसके न्यायाधीश स्वयं छोटे छोटे खरगोश होंगे और पक्षकार उनके बीच की राजयोग से चुने जाएंगे। अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और कहा, आज हम यह देखेंगे कि धरती पर छोटा सा प्राणी भी न्याय का स्वभाव कैसे समझता है। बीरबल, तुम इस अनूठी अदालत का संचालन करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जैसे आपकी दृष्टि में कोई व्यवहार अपूर्व हो, वैसे ही मैं प्रयास करूंगा कि इस अदालत का न्याय सहज, निष्पक्ष और विशुद्ध रहे। काफी देर बाद दरबार के बड़े द्वार से कुछ कुत्ते निकले, जिनमें नौकर, चौकीदार, महल के मुखिया और बीरबल स्वयं शामिल थे, पर हाथों में कोई तोप ताली नहीं, बल्कि एक बड़ा टोकरी भरा ताजे हरे पत्तों और ताजा गाजर का था। उन्होंने टोकरी को एक खुले मैदान में रखा, जहां चारों ओर ग्रेनाइट की दीवारों से घिरा झरना बहता था। महल के पशु पालन विभाग से बुलाए गए खरगोशों ने इकट्ठा होकर एक गोलाकार मंडली बनाई। उसमें से कुछ खरगोश चमकीली लाल आंखों वाले थे, कुछ की पीठ पर सफेद धब्बे थे,
कुछ छोटे से तो कुछ लंबे कान वाले। प्रत्येक खरगोश को उन्होंने सुनियोजित ढंग से उस मंडली में बिठाया, जैसे किसी राजसभा का आयोजन हो। बीरबल ने आस पास खड़े होकर देखा कि जेठा खरगोश, जिसके कान लट्टू की तरह सीधे थे, वह न्यायाधीश के सीट पर बैठने के योग्य सबसे अधिक प्रखर बुद्धि वाला लगता था। वहीं कान फैलाकर बैठा एक छोटा खरगोश लग रहा था कि वह पक्षकारियों को ध्यान से सुनने को उत्सुक है। उन्होंने 3 खरगोशों का चयन किया, एक नया, एक वयोवृद्ध और एक मध्यम आयु का, ताकि न्याय में संतुलन बने। फिर बीरबल ने जमीन पर हल्का चिन्ह खींच दिया। यहाँ पेले के पत्ते रखे रखो। जो पक्ष इसे पहले ले जाए वही दावा करेगा कि उसे अधिक हक है। अचानक एक जोर की दौड़ गूंजी। 2-4 खरगोश एकदम खाने की टोकरी पर डट पड़े, जैसे कि मैदान में कोई जीत की चाहत हो। उनमें से एक, जिसका नाम खरगोश लालकबा रखा गया था, उसने पत्तियों का एक बड़ा हिस्सा खींचने की कोशिश की। वहीं पीछे से सलीम खान, जो प्याज के खेत से निकला था, ने चुपके से हाथ बढ़ाकर गाजर तक अपनी पहुंच बनाई। कुछ देर तमाशा चलता रहा और बीरबल चुपचाप उनका निरीक्षण करते रहे। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने अदालत की घंटी बजाई, एक सुनहरी मखमली घंटी जो बीरबल खुद लेकर आए थे। आवाज सुनकर सभी खरगोश मंडली के केंद्र में इकट्ठे हो गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें पता है कि आज यहाँ क्यों बुलाए गए हो? 2 पक्ष हैं, लालकबा और सलीम खान, जो दोनों ही दावा करते हैं कि यह खान, जिसे टोकरी कहा जाता है, उसे पूरी तरह मेरा हक है। लालकबा ने तेज आवाज में बोला, मैंने सबसे पहले इस टोकरी को देखा, इसलिए इस पर पूरा अधिकार मेरा है। सलीम खान ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन हक वो पाता है जो मेहनत करता है। ये पत्ते और गाजर मैंने सबसे पहले महसूस किए, इसलिए ये मेरे हैं। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ ताली बजाई, खरगोश अदालत की ताली। कानों में गूंजे स्वर ने सभी को चुप करा दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा सबूत क्या है? लालकबा ने कहा, मैंने इसका निशाना पहले लगाया था, ऐसे जैसे शिकारी ने पहली गोली चलाई हो। सलीम खान ने कहा, लेकिन निशाना लगाया है तो क्या मेरे कदमों की छाप नहीं है यहाँ? देखो, मेरी पंजों की खरोंचें अभी हैं। बीरबल ने फिर ताली बजाई और बोले, मैं न्याय की कसौटी लगाकर देखता हूँ, सौमनस्य, निष्पक्षता और ममत्व। उन्होंने मंडली के 3 न्यायाधीश खरगोशों की ओर देखा, जिन्होंने गंभीर चेहरे बनाकर उन्हें सुना। फिर बीरबल ने आवश्यक जानकारियों को एक एक करके पत्तों पर लिखकर पक्षकारियों को दोहराया। जांच में सामने आया कि लालकबा रात में जंगली बाहर गया था। वहां उसे एक और टोकरी मिली थी, पर उसने वापस लौटते समय उसका कुछ हिस्सा रास्ते में गिरा दिया। भोर होते ही वह वापस आया और देखा कि गाजर, पत्ते बिखरे हैं। फिर उसने सोचा, यह मेरी ही टोकरी के टुकड़े हैं, और उसने उन्हें टोकरी में भर लिया। वहीं सलीम खान, जो प्याज के खेत से दुनिया में आया था, उसे इन टुकड़ों की महक पहले महसूस हुई, इसलिए उसने इन्हें अपनी टोकरी में रखा। 20 घंटों की मीडिया की तरह चले इस हाई टेक तर्क वितर्क के बाद भी निर्णय नहीं निकला। बीरबल ने एक आखिरी दलील दी, जो न्याय ही नहीं बांट सकता, वह खाई कैसे पार करेगा? जो सच सामने न ला सके, उसका सच क्यों किसी पर भारी हो? वे मंडली में खड़े बने रहे। अदालत के 3 न्यायाधीश खरगोशों की ओर देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों, अब क्या? तभी एक चटकीले हरे पत्तों का गुच्छा उन तीनों के पास रखा गया, जैसा बीरबल ने पहले निर्देश दिया था। उन्होंने पैरों की हल्की खरोंच से उनसे पूछा, पत्ते किसके लगते हैं? वृद्ध न्यायाधीश खरगोश ने हल्का से खांसते हुए कहा, जिन्होंने मेहनत की वे हकदार हैं। मध्यम आयु के खरगोश ने कहा, जिन्होंने सबसे पहले इच्छा जताई, उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। और नवयुवक ने धीरे से कहा, जो सबसे समझदार हो वही हक पाए।
बीरबल ने जोर से हाथ ताली बजाई और घोषणा की, यह टोकरी उन सभी की बनी रहेगी जो इसे बांट सकें। सब हैरान रह गए कि बांटना किसे कहते हैं। बीरबल ने फरमाया, लालकबा, तुमने टोकरी को लिया, सलीम खान तुमने इसे हाथ लगाया, और मेरे न्यायाधीश तुम लोगों ने इसे बांटना माना, अर्थात उसे अपनी अपनी समझ से मापना। अब इस पर असली मजा आता है। उन्होंने टोकरी को घेरा और दोनों पक्षों को एक एक करके बुलाया। पहले लालकबा ने देखा कि यदि वह इसमें से पत्ते खा ले तो सलीम खान नाराज होगा। वही सलीम खान जानता था कि यदि गाजर उतार ले तो लालकबा के पत्ते बचे रह जाएंगे। बीच में खड़े बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास एक निर्णय। कहानी नंबर 6। बादशाह अकबर के दरबार में जो बातें होती वे दूर दूर तक मशहूर हो जाती थीं, पर उस दिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी न था। दिल्ली के किले की विशाल गैलरी में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। आम दिनों में जहां बीरबल की बुद्धिमत्ता पर चर्चा होती थी, वहीं आज अकबर ने एक अनोखी परीक्षा का ऐलान किया था, एक खरगोश अदालत लगाने का निर्देश। यह अदालत न तो इंसानों के झगड़ों का निपटारा करेगी, न ही अमीर गरीब के मामलों में न्याय देगी, बल्कि उसके न्यायाधीश स्वयं छोटे छोटे खरगोश होंगे और पक्षकार उनके बीच की राजयोग से चुने जाएंगे। अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और कहा, आज हम यह देखेंगे कि धरती पर छोटा सा प्राणी भी न्याय का स्वभाव कैसे समझता है। बीरबल, तुम इस अनूठी अदालत का संचालन करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जैसे आपकी दृष्टि में कोई व्यवहार अपूर्व हो वैसे ही मैं प्रयास करूंगा कि इस अदालत का न्याय सहज, निष्पक्ष और विशुद्ध रहे। काफी देर बाद दरबार के बड़े द्वार से कुछ कुत्ते निकले, जिनमें नौकर, चौकीदार, महल के मुखिया और बीरबल स्वयं शामिल थे, पर हाथों में कोई तोप ताली नहीं, बल्कि एक बड़ा टोकरी भरा ताजे हरे पत्तों और ताजा गाजर का था। उन्होंने टोकरी को एक खुले मैदान में रखा, जहां चारों ओर ग्रेनाइट की दीवारों से घिरा झरना बहता था। महल के पशु पालन विभाग से बुलाए गए खरगोशों ने इकट्ठा होकर एक गोलाकार मंडली बनाई। उसमें से कुछ खरगोश चमकीली लाल आंखों वाले थे, कुछ की पीठ पर सफेद धब्बे थे, कुछ छोटे से तो कुछ लंबे कान वाले। प्रत्येक खरगोश को उन्होंने सुनियोजित ढंग से उस मंडली में बिठाया, जैसे किसी राजसभा का आयोजन हो। बीरबल ने आस पास खड़े होकर देखा कि जेठा खरगोश, जिसके कान लट्टू की तरह सीधे थे, वह न्यायाधीश के सीट पर बैठने के योग्य सबसे अधिक प्रखर बुद्धि वाला लगता था। वहीं कान फैलाकर बैठा एक छोटा खरगोश लग रहा था कि वह पक्षकारियों को ध्यान से सुनने को उत्सुक है। उन्होंने 3 खरगोशों का चयन किया, एक नया, एक वयोवृद्ध और एक मध्यम आयु का, ताकि न्याय में संतुलन बने। फिर बीरबल ने जमीन पर हल्का चिन्ह खींच दिया, यहाँ पेले के पत्ते रखे रखो। जो पक्ष इसे पहले ले जाए वही दावा करेगा कि उसे अधिक हक है। अचानक एक जोर की दौड़ गूंजी, 2-4 खरगोश एकदम खाने की टोकरी पर डट पड़े, जैसे कि मैदान में कोई जीत की चाहत हो। उनमें से एक, जिसका नाम खरगोश लालकबा रखा गया था, उसने पत्तियों का एक बड़ा हिस्सा खींचने की कोशिश की। वहीं पीछे से सलीम खान, जो प्याज के खेत से निकला था, ने चुपके से हाथ बढ़ाकर गाजर तक अपनी पहुंच बनाई। कुछ देर तमाशा चलता रहा और बीरबल चुपचाप उनका निरीक्षण करते रहे। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने अदालत की घंटी बजाई, एक सुनहरी मखमली घंटी जो बीरबल खुद लेकर आए थे। आवाज सुनकर सभी खरगोश मंडली के केंद्र में इकट्ठे हो गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें पता है कि आज यहाँ क्यों बुलाए गए हो? 2 पक्ष हैं, लालकबा और सलीम खान, जो दोनों ही दावा करते हैं कि यह खान जिसे टोकरी कहा जाता है, उसे पूरी तरह मेरा हक है। लालकबा ने तेज आवाज में बोला, मैंने सबसे पहले इस टोकरी को देखा, इसलिए इस पर पूरा अधिकार मेरा है। सलीम खान ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन हक वो पाता है जो मेहनत करता है।
ये पत्ते और गाजर मैंने सबसे पहले महसूस किए, इसलिए ये मेरे हैं। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ ताली बजाई, खरगोश अदालत की ताली। कानों में गूंजे स्वर ने सभी को चुप करा दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा सबूत क्या है? लालकबा ने कहा, मैंने इसका निशाना पहले लगाया था, ऐसे जैसे शिकारी ने पहली गोली चलाई हो। सलीम खान ने कहा, लेकिन निशाना लगाया है तो क्या मेरे कदमों की छाप नहीं है यहाँ? देखो, मेरी पंजों की खरोंचें अभी हैं। बीरबल ने फिर ताली बजाई और बोले, मैं न्याय की कसौटी लगाकर देखता हूँ, सौमनस्य, निष्पक्षता और ममत्व। उन्होंने मंडली के 3 न्यायाधीश खरगोशों की ओर देखा, जिन्होंने गंभीर चेहरे बनाकर उन्हें सुना। फिर बीरबल ने आवश्यक जानकारियों को एक एक करके पत्तों पर लिखकर पक्षकारियों को दोहराया। जांच में सामने आया कि लालकबा रात में जंगली बाहर गया था। वहां उसे एक और टोकरी मिली थी, पर उसने वापस लौटते समय उसका कुछ हिस्सा रास्ते में गिरा दिया। भोर होते ही वह वापस आया और देखा कि गाजर पत्ते बिखरे हैं। फिर उसने सोचा, यह मेरी ही टोकरी के टुकड़े हैं, और उसने उन्हें टोकरी में भर लिया। वहीं सलीम खान, जो प्याज के खेत से दुनिया में आया था, उसे इन टुकड़ों की महक पहले महसूस हुई, इसलिए उसने इन्हें अपनी टोकरी में रखा। 20 घंटों की मीडिया की तरह चले इस हाई टेक तर्क वितर्क के बाद भी निर्णय नहीं निकला। बीरबल ने एक आखिरी दलील दी, जो न्याय ही नहीं बांट सकता, वह खाई कैसे पार करेगा? जो सच सामने न ला सके, उसका सच क्यों किसी पर भारी हो? वे मंडली में खड़े बने रहे। अदालत के 3 न्यायाधीश खरगोशों की ओर देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों, अब क्या? तभी एक चटकीले हरे पत्तों का गुच्छा उन तीनों के पास रखा गया, जैसा बीरबल ने पहले निर्देश दिया था। उन्होंने पैरों की हल्की खरोंच से उनसे पूछा, पत्ते किसके लगते हैं? वृद्ध न्यायाधीश खरगोश ने हल्का से खांसते हुए कहा, जिन्होंने मेहनत की, वे हकदार हैं। मध्यम आयु के खरगोश ने कहा, जिन्होंने सबसे पहले इच्छा जताई, उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। और नवयुवक ने धीरे से कहा, जो सबसे समझदार हो, वही हक पाए। बीरबल ने जोर से हाथ ताली बजाई और घोषणा की, यह टोकरी उन सभी की बनी रहेगी जो इसे बांट सकें। सब हैरान रह गए कि बांटना किसे कहते हैं। बीरबल ने फरमाया, लालकबा, तुमने टोकरी को लिया, सलीम खान, तुमने इसे हाथ लगाया, और मेरे न्यायाधीश, तुम लोगों ने इसे बांटना माना, अर्थात उसे अपनी अपनी समझ से मापना। अब इस पर असली मजा आता है। उन्होंने टोकरी को घेरा और दोनों पक्षों को एक एक करके बुलाया। पहले लालकबा ने देखा कि यदि वह इसमें से पत्ते खा ले तो सलीम खान नाराज होगा। वही सलीम खान जानता था कि यदि गाजर उतार ले तो लालकबा के पत्ते बचे रह जाएंगे। बीच में खड़े बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास एक निर्णय का समय है, या तो इसे भागीदारी से बांटो या इसे दरबार को सौंप दो। कुछ क्षण चुप्पी रही। तभी लालकबा ने पहल की, मैं अपनी टोकरी से आधे पत्ते दूंगा। सलीम खान ने आंखें चमकाईं, और मैं आधे गाजर। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोला, अब तक तो न्याय हुआ, पर असली न्याय तो तब हुआ जब तुमने टोकरी को बांटने का विकल्प चुना। उन्होंने टोकरी से हरे भरे पत्ते और लाल स्वादिष्ट गाजर निकालकर दोनों में बराबर बांट दिए। उस दिन के बाद इस कुर्सीदार अदालत की कहानी गांव गांव और शहर शहर फैल गई। हर कोई पूछता, न्याय का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जवाब मिलता, बांटना। अकबर ने बाद में बीरबल से पूछा, तुम्हारी इस खरगोश अदालत से मुझे क्या शिक्षा मिली? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह न्याय वहां नहीं जहां कहानियां लंबी हों, बल्कि जहां बांटने की इच्छा शक्ति हो। और इस तरह छोटे छोटे खरगोशों के बीच लगी यह अद्भुत अदालत दुनिया को सिखा गई कि असली न्याय वही है जिसमें हिस्सेदारी की भावना हो, चाहे वह गाजर हो, पत्ते हो, या जीवन का कोई अनमोल अवसर। कहानी नंबर 7। बहुत समय पहले की बात है, जब दिल्ली के किले में बादशाह अकबर का दरबार आलोकित होता था।
दरबार में विद्वान, कवि, दार्शनिक, सेनापति, अमीर उमरा और साधु संत सब मिलते थे, पर यदि कोई चर्चा गरमा जाए तो वह बस एक ही विषय, बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल के चतुर उत्तर, उनके तीखे तर्क और शांत स्वभाव ने एक ऐसा विश्वास पैदा किया था कि अकबर स्वयं उन्हें कभी ठुकरा न पाते। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल की क्षमताओं का परीक्षण फिर से किया जाए, पर इस बार कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। वे चाहते थे कि बीरबल को एक ऐसा झगड़ा कराना पड़े जिसमें बुद्धि के साथ साथ भावनाओं की कसौटी भी हो। अकबर जानते थे कि नज़ाकत किए बिना कूटनीति संभव नहीं, और इस बार विषय था न्याय, किंतु पूरे दरबार को सम्मिलित करते हुए अकबर ने कुछ विश्वासी मंत्रियों को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, इस बार बीरबल से मेरा स्वयं का झगड़ा कराता हूँ। पर सुन याद रहे, यह कोई सामान्य झगड़ा न होगा। हमें ऐसा मुद्दा चुनना है जिसमें व्यक्तिगत आत्मसम्मान, उद्देश्य, मान और परंपरा हर तरफ से टकराएं। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि क्यों न मसला धर्म या जाति का हो, तो कुछ ने कहा कि संपत्ति का झगड़ा ही घर के अंदर मारामारी करवा देगा। पर अकबर ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, मैं इस झगड़े में बीरबल को अपने ही स्वभाव से उलझाना चाहता हूँ, जहाँ तर्क और लगन दोनों का स्थान हो। कई दिन बीरबल को खबर तक न मिली। दरबारियों ने खास इशारे से बीरबल को बुलाया। जब बीरबल महल के अंदर पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुम्हें मुझसे झगड़ना है। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, जहांपनाह, किस विषय पर? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, विषय हो राज्य के लिए सर्वोच्च गुण, कर्तव्य और दया में से सर्वोत्कृष्ट कौन? यह प्रश्न जितना सरल लगता था उतना ही पेचीदा था। यदि बीरबल कहता कि कर्तव्य श्रेष्ठ है तो बादशाह को घोर निर्दयी लगता, यदि दया तो राज्य चलाने में अक्षम और दलीय समझा जाएगा। बीच का रास्ता था कि दोनों का संतुलन जरूरी मान लिया जाए, पर अकबर चाहते थे कि बीरबल को कोई कठिन विकल्प चुनना पड़े। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह तो झगड़ा नहीं, परस्पर विरोधी गुणों का संग्राम है। अकबर ने ताली बजाई, ठीक है, यह संग्राम तुम और मैं मिलेगा तय, कौन सा गुण सर्वोच्च? बीरबल ने विचार किया और बोला, मैं न्याय मित्र हूँ, एक एक पक्ष की खोज करूंगा। अकबर ने हंसकर कहा, न दोस्ती न न्याय, आज तुम्हें साफ साफ चुनना है। बीरबल ने देखा कि यह आसान नहीं, पर आदेश की अवहेलना संभव नहीं थी। दोनों ने शाम तक के लिए समय मांगा और रात अलग अलग तहखानों में बैठकर तैयारी में मगन हो गए। अगली सुबह दरबार में भयंकर भीड़ जुटी। अकबर ने घोषणा की, आज दिखाऊंगा कि कर्तव्य और दया में कौन विजयी होता है। बीरबल ने खड़ा होकर कहा, जहांपनाह, मैं पहले दया का पक्ष रखूंगा। अकबर ने इशारे से रोका। बीरबल ने फिर से स्वर बदला, कर्तव्य पहले। अकबर ने ठहाका लगाया, वो कौन बुद्धिमत्ता है जो कभी न थमती? दोनों ने झगड़े का आरंभ कर दिया। बीरबल ने कहा, कर्तव्य वह पथ है जिस पर चलकर राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, भ्रष्टाचार नाश होता है, अनुशासन दृढ़ होता है। अकबर ने पुनः कहा, पर दया से ही लोग तुम्हारी राजशक्ति में प्रेम पाते हैं, तलवारों से नहीं। बीच बीच में दरबार में कुटिल मंत्री फुसफुसाते, अब देखो कौन बहस झेल पाएगा। कवि धीरे से गुनगुनाते, कर्तव्य दया से बड़ा, दया कर्तव्य से, पर कौन पाए गति। साधु महात्मा चुपके से सिर हिला रहे थे कि दोनों आचार्य मनक्षा में बैठकर धर्म धर्म गाते। बीरबल ने एक उदाहरण दिया, एक सैनिक जो दुश्मन से लड़ते हुए गिर पड़े, उसे बचाने की जिम्मेदारी कर्तव्य कहता है, और उसे माफ कर देने की भावना दया कहती। अकबर ने कहा, पर यदि हम दया दिखाकर शाहीन को वहीं छोड़ देते तो अगली लड़ाई में वह दुश्मन से दोबारा खून खराबा करेगा। बीरबल ने पलटवार किया, और यदि हम केवल कर्तव्य की जिद में निर्दयी बने रहें तो माँ बाप के सामने सैनिक का लहू पोंछने की दया कहा। इस तरह बहस भीतर भीतर गरमाती गई। अकबर के शब्दों में अक्सर तीखापन आता, बीरबल उत्तर में तर्कसंगत होने का भरपूर प्रयास करता।
अचानक अकबर ने आवाज उठाई, बीरबल, तुम दया और कर्तव्य को कंबाइन करके टाल रहे हो। बीरबल ने पलटकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं तो दृढ़ता से कह रहा हूं कि दोनों में से एक चुनने से राज्य बिखर जाएगा। अकबर का रूप बिगड़ा। उन्होंने डंडे का इशारा किया और कहा, तुम्हें आज एक विशेष फैसला लेना होगा। चुनो, कर्तव्य से राज्य को मजबूत बनाओ या दया से अपने प्रजा का हृदय जीत लो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं चुनता हूँ। पर तभी बीरबल का मंत्रियों ने कान भर दिया, यह झूठा द्वंद्व है। मध्य पथ पर चलकर सत्य का परिचय दें। बीरबल चुप हो गया। अचानक अकबर ने मुकुट उतार कर रख दिया। दरबार चुप हो गया। अकबर स्वयं मंच से उतरे, बीरबल का हाथ थामा और बोले, मेरे बैर नहीं, मेरे विचार से यह झगड़ा पैदा हुआ था। मैं चाहता था कि तुम मुझे झगड़ा जिताने का कोई नया रास्ता दिखाओ। बीरबल ने सशंक स्वर में पूछा, तो जहांपनाह, क्या मैं गलत था? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने न्याय किया, पर मुझसे मतभेद इसलिए बढ़े क्योंकि मैंने कर्तव्य और दया को झगड़े का मसला बनाया। पर असल में जीवन में दोनों गुणों का सामंजस्य जरूरी है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक हम द्वंद्व को द्वंद्व समझकर देखेंगे, द्वंद्व बना रहेगा। पर जब द्वंद्व को सहजीवन समझेंगे, उसी में शांति है। अकबर ने फिर मुकुट पहना और घोषणा की, आज से यह झगड़ा नहीं बल्कि संवाद कहलाएगा। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। दरबारियों ने तालियां बजाईं। यह कथा उस दिन शुरू हुई तो झगड़े की आड़ में, पर अंत में दोनों ने वही सत्य पाया जो हमेशा से था, कर्तव्य और दया दोनों की बराबर आवश्यकता, और उनका सामंजस्य ही सच्चा मार्ग। और इस तरह अकबर और बीरबल का झगड़ा एक उपदेश बन गया, जो सैकड़ों वर्षों तक सुनाया गया। जब भी दो गुण टकराए, झगड़ा नहीं, संवाद ही समाधान है। कहानी नंबर 8। नवाब जहीरुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में आजकल अनकहे उपद्रव का साया मंडरा रहा था। जहां जहां कदम पड़ते, वहां अमन चैन का नामोनिशा मिटा जा रहा था। अजनबी सरहद पार एक शक्तिशाली शासक राणा प्रताप सिंह अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहा था। सब भयभीत थे कि शीघ्र ही दोनों राज्यों के मध्य युद्धभूषण फट पड़ेंगे। लेकिन इसी अंधेरे माहौल में भी उजाला था, वजीर बीरबल का चिरपरिचित तेजस्वी चिंतन। एक दिन सदर बाजार में लोग बेचैन मुंह लेकर इकट्ठे हुए थे। हर ओर चर्चा थी कि राणा प्रताप की भयंकर सेना इतनी भीषण है कि उसे झेल पाना मुश्किल होगा। सदर बाजार में भजन कीर्तन चल रहे थे, लेकिन लोगों का मन उदास था। तभी अकबर के दरबार में हलचल मची कि राणा प्रताप की ओर से एक राजदूत आया है। राजदूत ने बड़ी गरिमा से अकबर के चरणों में शीश झुकाकर कहा, मेरे स्वामी राणा प्रताप सिंह आपके राज्य को अपना मित्र समझते आए हैं, किंतु आपकी ताजपोशी से संतुष्ट नहीं हैं। यदि आप अपने राज्य से कुछ दीवानी दरबार का हिस्सा हमें नहीं देंगे, तो हम सिर्फ मित्रता ही नहीं, युद्ध भी आरंभ कर देंगे। यह सुनकर अकबर का रूप गंभीर हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त वलों से परामर्श किया, किंतु किसने क्यों कहा, सभी चाहते थे कि युद्ध की तैयारी की जाए। तभी बीरबल ने अहीमा मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि हम इस बात को हंसी ठिठोली में सुलझा सकें, तो वरना तलवार ही अंतिम उपाय है। सब आश्चर्यचकित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। कई दरबारी यह सोच रहे थे कि बीरबल हंसी मजाक में इस समस्या का कैसे हल निकाल पाएगा, पर बीरबल के मन में एक चतुर योजना पनप रही थी। उन्होंने हंसते हुए अकबर से कहा, महाराज, हंसते हंसते युद्ध हो जाने जैसा बड़ा चमत्कार मैं अब तक न सुना। यदि आप आज मुझे इजाजत दें कि हंसी के माध्यम से हम राणा प्रताप को इतना प्रभावित करें कि वह स्वयं ही शांति का प्रस्ताव रखे, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। अकबर ने सोचा, बीरबल पर हमेशा अपना भरोसा जमाया जाए। उन्होंने हंसते हंसते अनुमोदन किया और बीरबल को भाग्य आजमाने के आदेश दिए।
बीरबल ने तुरंत 40 मुसाफिरों को अपने साथ लिया और राजदूत के शिविर की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने मुसाफिरों को सिक्का बांटने का आदेश दिया और हर एक को कहा कि मार्ग में मिलते किसी भी अनजान व्यक्ति को यह सिक्का सौंपो, लेकिन साथ ही उसे आपका राज्य कितना धन वैभवशाली है, इस पर गीत सुनाओ। मुसाफिर उत्साहित होकर निकल पड़े। कुछ देर बाद जब बीरबल का दल राजदूत के शिविर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि शिविर का मुख्य द्वार भीड़ से घिरा था। लोग बीरबल के मुख से कोई मजेदार कथा सुनने की आस में इकट्ठा हुए थे। बीरबल ने मुस्कान भरी आवाज में कहा, शांति का संदेश लाया हूँ, किंतु शर्त है, आपको सुननी पड़ेगी हमारी हास्य गारंटी। राणा प्रताप का राजदूत, जो कठोर हृदय का मानता था, पहले तो तिलमिला उठा, मगर बीरबल की गंभीर वाणी में कहीं तलखी न थी, इसलिए उसने निर्देशित किया कि बीरबल से कहा जाए। बीरबल ने चुटकी भर अवकाश लिया और हंसते हुए कहने लगे, आप लोग विवश नारियों की तरह खड़े क्यों हैं? क्या मैंने हंसते हंसते युद्ध हो जाने जैसा वाक्य नहीं कहा था? मुझे सुनते ही हम लड़ाई भूलकर हंसेंगे। बात यूं विचित्र थी कि हर कोई उत्सुक हो उठा, क्यों न वे हंसे। बीच मैदान में बीरबल ने ताल ठोकर लगाकर गीत की तर्ज पर हंसी बांटनी शुरू की। पहली पंक्ति थी, जब तलवार बोले तो कान खड़ा कर सुनना, पर हमने सीखा हंसी से ही दुश्मन लुभाना। पहला शेर भी बोलते ही माहौल बदल गया। राजदूत के चेहरे पर अजीब सी हल्की मुस्कान उभर आई। बीरबल ने फिर बदली लय, ऐसा झटकेदार शेर कहा कि सबको जोरदार खुशी हुई। तत्पश्चात बीरबल ने मध्यांतर में कहा, अब दूसरा शेर सुनिए, लेकिन पहले मैंने तय किया है, जो सबसे ऊंची हंसी लगाएगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। चुनौती सुनकर राजदूत ने नरम स्वर में कहा, बताइए, किसने हंसी का मापक यंत्र बनाया है? बीरबल ने माना पलटा, कुछ नहीं, बस जहां हंसी खनकती है वहां विजय की ताली बजती है। यह सुनते ही तालियां बजीं और सर्वत्र हंसी का माहौल फैल गया। अगले कुछ क्षणों में राजदूत भी न रहा, मुस्करा पड़ा। उसके साथी भी स्तब्ध रह गए। युद्ध की चिंताओं के बीच अचानक आई इस मुस्कान ने सबका मन मोहित कर लिया। बीरबल ने चल निकारा एक उपहास पर्यंत का खेल, जहां सबने अपनी अपनी हंसी का इजहार किया। उन्होंने दर्शाया कि कल्पना करें कि तलवारों की जगह ताश के पत्तों से युद्ध हो रहा है, जहां एक हंसी से दूसरे का महल ढह जाता है और विदाई के बोल गूंजते हैं, शांति अमर रहे। इस दृश्य ने सब पर अमिट छाप छोड़ी। तभी बीरबल ने गंभीरता से कहा, देखिए, जब हम हंसते हंसते युद्ध कर सकते हैं तो वास्तविक युद्ध की क्या आवश्यकता? उनके स्वर में जो मिठास थी वह दिल में उतर गई। राणा प्रताप के राजदूत की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ चुका था कि यह प्रताप नहीं, प्रेम का युग है जो लागू होना चाहिए। उसी समय रात्रि भी गहराई थी। बीरबल ने राजदूत को आमंत्रित किया कि कल प्रातः अकबर महाराज के दरबार में आकर यह सब सुनाए। राजदूत ने हाँ कहा। बीरबल का दल लौट आया। हाथों में पत्तों के उखाड़े समान ताश के पत्ते ही खींचे थे, पर राजा द्वारा सुनी जाने वाली कथा में वे हंसी के पुष्प खिलाकर लौटे थे। अगली सुबह जब दरबार में सभा प्रस्तुत हुई तो अकबर गर्व से कह उठे, बीरबल, तुमने सचमुच ऐसी कला दिखाई कि बिना एक तलवार निकाले, बिना एक बाण छोड़े हमने मित्रता का अभियोग सिद्ध कर दिया। बीरबल ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, हंसी अद्भुत अस्त्र है। जब हृदय तक पहुंच जाए तभी असली विजय होती है। इसी बीच राजदूत पेश हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने बीरबल के शौर्यपट पर जो हंसी के फूल देखे हैं, उन्होंने मेरे मन की दशा बदल दी है। मैं अब युद्ध नहीं चाहता, बस अमन और सौहार्द चाहता हूँ। अकबर ने कान नापते हुए मुस्कुराकर कहा, तो यह हमारी जीत नहीं, हमारी मित्रता की विजय है। अंत में दोनों ने वही सत्य पाया जो हमेशा से था, कर्तव्य और दया दोनों की बराबर आवश्यकता, और उनका सामंजस्य ही सच्चा मार्ग
और इस तरह अकबर और बीरबल का झगड़ा एक उपदेश बन गया, जो सैकड़ों वर्षों तक सुनाया गया। जब भी दो गुण टकराए, झगड़ा नहीं, संवाद ही समाधान है। कहानी नंबर 8। नवाब जहीरुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में आजकल अनकहे उपद्रव का साया मंडरा रहा था। जहां जहां कदम पड़ते, वहां अमन चैन का नामोनिशा मिटा जा रहा था। अजनबी सरहद पार एक शक्तिशाली शासक राणा प्रताप सिंह अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहा था। सब भयभीत थे कि शीघ्र ही दोनों राज्यों के मध्य युद्धभूषण फट पड़ेंगे। लेकिन इसी अंधेरे माहौल में भी उजाला था, वजीर बीरबल का चिरपरिचित तेजस्वी चिंतन। एक दिन सदर बाजार में लोग बेचैन मुंह लेकर इकट्ठे हुए थे। हर ओर चर्चा थी कि राणा प्रताप की भयंकर सेना इतनी भीषण है कि उसे झेल पाना मुश्किल होगा। सदर बाजार में भजन कीर्तन चल रहे थे, लेकिन लोगों का मन उदास था। तभी अकबर के दरबार में हलचल मची कि राणा प्रताप की ओर से एक राजदूत आया है। राजदूत ने बड़ी गरिमा से अकबर के चरणों में शीश झुकाकर कहा, मेरे स्वामी राणा प्रताप सिंह आपके राज्य को अपना मित्र समझते आए हैं, किंतु आपकी ताजपोशी से संतुष्ट नहीं हैं। यदि आप अपने राज्य से कुछ दीवानी दरबार का हिस्सा हमें नहीं देंगे, तो हम सिर्फ मित्रता ही नहीं, युद्ध भी आरंभ कर देंगे। यह सुनकर अकबर का रूप गंभीर हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त वलों से परामर्श किया, किंतु किसने क्यों कहा, सभी चाहते थे कि युद्ध की तैयारी की जाए। तभी बीरबल ने अहीमा मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यदि हम इस बात को हंसी ठिठोली में सुलझा सकें, तो वरना तलवार ही अंतिम उपाय है। सब आश्चर्यचकित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। कई दरबारी यह सोच रहे थे कि बीरबल हंसी मजाक में इस समस्या का कैसे हल निकाल पाएगा, पर बीरबल के मन में एक चतुर योजना पनप रही थी। उन्होंने हंसते हुए अकबर से कहा, महाराज, हंसते हंसते युद्ध हो जाने जैसा बड़ा चमत्कार मैं अब तक न सुना। यदि आप आज मुझे इजाजत दें कि हंसी के माध्यम से हम राणा प्रताप को इतना प्रभावित करें कि वह स्वयं ही शांति का प्रस्ताव रखे, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। अकबर ने सोचा, बीरबल पर हमेशा अपना भरोसा जमाया जाए। उन्होंने हंसते हंसते अनुमोदन किया और बीरबल को भाग्य आजमाने के आदेश दिए। बीरबल ने तुरंत 40 मुसाफिरों को अपने साथ लिया और राजदूत के शिविर की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने मुसाफिरों को सिक्का बांटने का आदेश दिया और हर एक को कहा कि मार्ग में मिलते किसी भी अनजान व्यक्ति को यह सिक्का सौंपो, लेकिन साथ ही उसे आपका राज्य कितना धन वैभवशाली है, इस पर गीत सुनाओ। मुसाफिर उत्साहित होकर निकल पड़े। कुछ देर बाद जब बीरबल का दल राजदूत के शिविर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि शिविर का मुख्य द्वार भीड़ से घिरा था। लोग बीरबल के मुख से कोई मजेदार कथा सुनने की आस में इकट्ठा हुए थे। बीरबल ने मुस्कान भरी आवाज में कहा, शांति का संदेश लाया हूं, किंतु शर्त है, आपको सुननी पड़ेगी हमारी हास्य गारंटी। राणा प्रताप का राजदूत, जो कठोर हृदय का मानता था, पहले तो तिलमिला उठा, मगर बीरबल की गंभीर वाणी में कहीं तलखी न थी, इसलिए उसने निर्देशित किया कि बीरबल से कहा जाए। बीरबल ने चुटकी भर अवकाश लिया और हंसते हुए कहने लगे, आप लोग विवश नारियों की तरह खड़े क्यों हैं? क्या मैंने हंसते हंसते युद्ध हो जाने जैसा वाक्य नहीं कहा था? मुझे सुनते ही हम लड़ाई भूलकर हंसेंगे। बात यूं विचित्र थी कि हर कोई उत्सुक हो उठा, क्यों न वे हंसे। बीच मैदान में बीरबल ने ताल ठोकर लगाकर गीत की तर्ज पर हंसी बांटनी शुरू की। पहली पंक्ति थी, जब तलवार बोले तो कान खड़ा कर सुनना, पर हमने सीखा हंसी से ही दुश्मन लुभाना। पहला शेर भी बोलते ही माहौल बदल गया। राजदूत के चेहरे पर अजीब सी हल्की मुस्कान उभर आई। बीरबल ने फिर बदली लय, ऐसा झटकेदार शेर कहा कि सबको जोरदार खुशी हुई। तत्पश्चात बीरबल ने मध्यांतर में कहा, अब दूसरा शेर सुनिए, लेकिन पहले मैंने तय किया है, जो सबसे ऊंची हंसी लगाएगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा।
चुनौती सुनकर राजदूत ने नरम स्वर में कहा, बताइए, किसने हंसी का मापक यंत्र बनाया है? बीरबल ने माना पलटा, कुछ नहीं, बस जहां हंसी खनकती है वहां विजय की ताली बजती है। यह सुनते ही तालियां बजीं और सर्वत्र हंसी का माहौल फैल गया। अगले कुछ क्षणों में राजदूत भी न रहा, मुस्करा पड़ा। उसके साथी भी स्तब्ध रह गए। युद्ध की चिंताओं के बीच अचानक आई इस मुस्कान ने सबका मन मोहित कर लिया। बीरबल ने चल निकारा एक उपहास पर्यंत का खेल, जहां सबने अपनी अपनी हंसी का इजहार किया। उन्होंने दर्शाया कि कल्पना करें कि तलवारों की जगह ताश के पत्तों से युद्ध हो रहा है, जहां एक हंसी से दूसरे का महल ढह जाता है और विदाई के बोल गूंजते हैं, शांति अमर रहे। इस दृश्य ने सब पर अमिट छाप छोड़ी। तभी बीरबल ने गंभीरता से कहा, देखिए, जब हम हंसते हंसते युद्ध कर सकते हैं तो वास्तविक युद्ध की क्या आवश्यकता? उनके स्वर में जो मिठास थी वह दिल में उतर गई। राणा प्रताप के राजदूत की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ चुका था कि यह प्रताप नहीं, प्रेम का युग है जो लागू होना चाहिए। उसी समय रात्रि भी गहराई थी। बीरबल ने राजदूत को आमंत्रित किया कि कल प्रातः अकबर महाराज के दरबार में आकर यह सब सुनाए। राजदूत ने हाँ कहा। बीरबल का दल लौट आया। हाथों में पत्तों के उखाड़े समान ताश के पत्ते ही खींचे थे, पर राजा द्वारा सुनी जाने वाली कथा में वे हंसी के पुष्प खिलाकर लौटे थे। अगली सुबह जब दरबार में सभा प्रस्तुत हुई तो अकबर गर्व से कह उठे, बीरबल, तुमने सचमुच ऐसी कला दिखाई कि बिना एक तलवार निकाले, बिना एक बाण छोड़े हमने मित्रता का अभियोग सिद्ध कर दिया। बीरबल ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, हंसी अद्भुत अस्त्र है। जब हृदय तक पहुंच जाए तभी असली विजय होती है। इसी बीच राजदूत पेश हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने बीरबल के शौर्यपट पर जो हंसी के फूल देखे हैं, उन्होंने मेरे मन की दशा बदल दी है। मैं अब युद्ध नहीं चाहता, बस अमन और सौहार्द चाहता हूँ। अकबर ने कान नापते हुए मुस्कुराकर कहा, तो यह हमारी जीत नहीं, हमारी मित्रता की विजय है। उसी दिन दोनों राज्यों के बीच शांति संधि हुई, बिना एक तीर छोड़े, बिना एक हथियार खींचे। न कोई भूखा, न कोई प्यासा, सबने मिलकर भोज किया, हंसी मजाक किया और मित्रता की मिसाल कायम की। बीरबल ने सबको युद्ध नहीं, हंसी का पाठ पढ़ाया। यही उसका अनमोल उपहार था। समय गुजरता गया और यह कथा अमर हो गई। लोग आज भी कहते हैं, हंसते हंसते हुआ युद्ध, हंसकर ही हुआ उसका अंत। अकबर और बीरबल की मित्रता की यह कहानी पीढ़ियों तक गूंजेगी, यह विश्वास था सबका। हंसते हंसते हो गया युद्ध, किंतु केवल हंसी के माध्यम से। यह उस युग का सबसे बड़ा चमत्कार था। कहानी नंबर 9। अकबर का महल चारों ओर अपनी दैदीप्यमान वास्तुकला और भव्यता के लिए विख्यात था, लेकिन इस बार इसका केंद्र बिंदु एक अनपेक्षित घटना थी, अकबर की उड़ती टोपी। यह टोपी साधारण नहीं थी, सुनहरे धागों से बुनी, लाल मखमल की, जिसके सिरों पर नाजुक मोती टंगे हुए थे। कहते हैं कि उसने किसी सूफी दरवेश से चुराई थी, जिसने उसे दक्षिणी अफगानिस्तान की किसी पहाड़ी दरगाह पर सजीव देखी थी। टोपी पहनते ही वह अपनी चमक में चार चांद लगा देती थी, किंतु उसकी असली अद्भुतता तब प्रकट हुई जब एक हल्की सी हवा चली और वह अपने मालिक के सिर से उछलकर गगन की ओर उड़ गई। उस दिन 13वीं चतुर्दशी का माहौल था। महल के भीतर दीवानी हॉल में अकबर दरबार लगा रहा था। चारों ओर मंत्रियों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों और सैनिकों का जमावड़ा था। अकबर ने अपनी नई नई टोपी पहन ली थी और सवीक्षा मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक मालाचूड़ी की झंझनाहट में मिश्रित हवा की एक ठंडी कली ने धड़कन बढ़ा दी। अकबर के मुंह पर मुस्कान नाच उठी, जैसे वे अपनी टोपी की जादुई यात्रा का अंतर्मन से अनुमान लगाकर प्रसन्न हो रहे हों। किंतु महल की ऊंची खिड़कियां एक एक करके खुलती चली गईं
उनको जानकार निकली हुक और उनके हाथों में कापता कापता उड़कर आती टोपी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने देखा कि अकबर भी चौंक गए। दरबार में सबसे पहले अकबर का अनुभवी विश्वस्त नौकर उदयचंद कुंवर ने टोपी का पीछा किया, पर टोपी छत से उछलकर महल के आंगन में गगनवर्त हुई और हवा के पीछे पीछे भागती रही। भीड़ में चीख पुकार मच गई, बच्चे खेल छोड़कर भागे, महिलाएं अपने वस्त्रों की हेम पकड़कर पीछे पीछे दौड़ी। वहीं सैनिक तलवारों के साथ दौड़ते हुए यह सोच रहे थे कि कहीं टोपी के साथ कोई जादूटोना तो नहीं छिपा है। अकबर ने आनन फानन में दरबार स्थगित करवा दिया और स्वयं आंगन में प्रकट हुए। यह क्या नटखट हरकत है, उन्होंने आवाज उठाई, किंतु उनकी आवाज भी पसीजे हुए धुले आसमान में खो गई। टोपी बाग बगीचों के फूलों पर पड़कर चंचलता से उछलती रही, मोतियों की झिलमिलाहट के साथ तारे मोड़ते हुए उठती उठती महल की ऊंची दीवार तक जा पहुंची। वहां से वह नीचे की ओर झुकती गई, मानो किसी अदृश्य धागे से बंधी हो। 3 बार यह सिलसिला चला और हर बार सब लोग परेशान और हैरान होते गए। तभी पास ही खड़े बीरबल ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए मुस्कान छिपाई। वे जानते थे कि यह सिर्फ टोपी नहीं, किसी रहस्य से परिपूर्ण संकेत है। उन्होंने अकबर के कान में धीरे से कहा, जहांपनाह, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी टोपी में हवा का दिल कहा गया है, वह बिना आपकी अनुमति के किसी और आंगन में गपशप कर रही है। अकबर ने झुंझलाते हुए पूछा, और इसका उपाय क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि हम इस टोपी से पहले हाथ मिलाएं तो वह अपने आप शांत हो जाएगी। अकबर ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाथ मिलाने का तो कोई तात्पर्य नहीं समझ पाया। टोपी से हाथ मिलाने का विचार तुम्हारा अजीब लग रहा है। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, कभी कभी जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते वे वही उपाय सुझाती हैं जो हमसे बड़े होते हैं। अकबर ने क्षणिक रूप से सोचा, फिर मान लिया कि जो भी हो, बीरबल का तरीका आजाद परखा जाना चाहिए। बीरबल ने आदमकद झोला निकाला, जिसमें रंग बिरंगे रेशमी धागे थे। उन्होंने उन धागों को सावधानी पूर्वक अपनी उंगलियों में लपेटा और टोपी का पीछा करते हुए पीछे पीछे चले। टोपी एक झाड़ी के ऊपर से फिर निकली और बीरबल ने धागे की आड़ में एक विशेष गांठ बांधकर हवा में धीरे से संभरा मंत्र उच्चारित किया, जो विद्या के अनुसार हवा से संवाद कर सकता था। मंत्र के साथ ही धागा टोपी के नीचे से गुजर गया और बीरबल ने एक हल्का सा एहसास करते हुए कहा, अब कह दो, हेलो टोपी, तुम्हारा रमणीय भ्रमण समाप्त करो और फिर शांति से मेरे हाथ में आ जाओ। जैसे ही बीरबल ने यह शब्द कहे, टोपी ने एक बार फिर जोरदार उछाल लगाया, पर इस बार हवा तक रुक गई। एक अद्भुत क्षण में उसने बीरबल के बाहु पर परकोटा सा आकर रख लिया और अच्छी तरह संभलकर वहीं ठिठक गई। तत्पश्चात बीरबल ने धीरे से टोपी को अपनी बाहों में लिया और अकबर के सम्मुख पेश किया। अकबर ने अपनी प्यारी टोपी को देखकर एक झटके में ही आनंद का एहसास किया, जैसे खोए हुए किसी रत्न को वापस पा लिया हो। महल में चुप्पी छा गई। कुछ क्षण बाद पूरे आंगन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसी कला है बीरबल? तुमने हवा से कैसे समझौता किया? बीरबल ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, हवा भी एक रूप में आतिथ्य की अनुभूति चाहती है। हमने उसे यह एहसास कराया कि आपकी टोपी भी उसकी तरह स्वतंत्र है, लेकिन उसे आपके सम्मान के आंगन में लौटना है। उसके पश्चात बीरबल ने हवा को माता की तरह संबोधित करते हुए कहा, हे वायुमा, इस टोपी ने आपकी छुअन का आनंद लिया है, अब इसे अपने घर वापस भेज दो। हवा ने, जिसे बीरबल ने स्नेहपूर्ण रूप से वायुमा कहकर पुकारा था, एक हल्की सरसराहट के साथ उस टोपी को बीरबल के हाथ से अकबर जी के सिर पर बैठा दिया। अकबर की आंखों में चकाचौंध सी चमक थी, मानो उन्होंने विश्वास का नया अध्याय लिख लिया हो। अगले दिन पूरे शहर में यही विषय चर्चा का केंद्र बन गया, किस प्रकार अकबर की टोपी हवा के साथ झिझककर नहीं चली,
बल्कि प्रेमपूर्वक लौट आई। कवियों ने इसे वायु माँ का अद्भुत आशीर्वाद कहा। कलाकारों ने महल की भित्ति चित्र पर वायु माँ को टोपी लौटा रही हुई दर्शाया और बच्चों ने सड़कों पर मिलकर हवा के साथ टोपी उड़ाने का खेल शुरू कर दिया। दरबार में अकबर ने आनंदित स्वर में कहा, यह केवल टोपी की वापसी नहीं, बल्कि हमारे स्नेह और सम्मान का प्रतीक है। कुछ दिनों के पश्चात अकबर ने सभी मंत्रियों, कवियों और विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति केवल तलवार और धन से नहीं आती, बल्कि उस विचार से भी मिलती है जिसमें हम प्रकृति और उसके तत्वों का सम्मान करें। इस बात ने सभी को गहराई से प्रभावित किया। जहां पहले लोग सिर्फ राज्य और युद्ध के बारे में सोचते थे, वहां अब प्रकृति के साथ संवाद, उसके महत्व और सहयोग के विचार भी जन्म लेने लगे। समय के साथ यह कथा महज एक किस्सा नहीं रही, यह विश्वास की वह धुरी बन गई जिस पर अकबर की न्यायप्रियता और नीति ने खुद को टिका रखा। जंगलों के गरीब चरवाहों तक पहुंची यह कहानी। वे कहते थे कि हवा के साथ सौहार्द करने से उनके चरागाहों में घास हरी भरी लहलहाने लगी। किसानों ने कहा कि वर्षा की बूंदें भी अब पहले से अधिक नम्र होकर उनके खेतों पर बरसीं, मानो वायु माँ ने उनकी श्रद्धा स्वीकार कर ली हो। कुछ माह बाद अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष उत्सव मनाया, वायु उत्सव। उस दिन हर कोई रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने आया और हवाओं ने उनकी पतंगों को ऊंचाइयों पर बिठाकर पूरे आकाश में रंग बिरंगे धागों की छटा बिखेरी। अकबर की उड़ती टोपी भी विशेष रूप से महल की ऊंची मीनार पर रखी गई थी, जहां से वह दिन भर हवा के सहारे मंद मंद झूलती रही। बीरबल ने उस मीनार के नीचे एक शिलालेख लिखवाया, जहां प्रेम, सम्मान और समझौता हो, वहां हवा भी स्नेह से संग चलती है। समय के साथ महल की यह कथा दूर दूर तक फैल गई। विदेशी राजदूत आए और यह प्रसंग सुनकर अकबर के साम्राज्य को न केवल शक्तिशाली बल्कि सौहार्दपूर्ण भी मानने लगे। अनेक विद्वानों ने इस घटना को प्रकृति दर्शन और राजनीति के अद्वितीय संगम का प्रमाण लिखा। हजारों कविताएं रची गई और उनकी बोलियां लोकगीतों में गूंजी। एक शाम बीरबल अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, यह टोपी अब आपके सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। इसे सुरक्षित रखना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, इस टोपी ने केवल हंसी मजाक या शोभा बढ़ाने का काम नहीं किया, इसने मुझे और मेरे लोगों को यह सिखाया कि जहां आत्मा में सम्मान हो, वहां स्वर भी उड़ते हैं, प्रेम के गीत। इसके बाद अकबर ने घोषणा की कि यह टोपी महल के संग्रहालय में सदा के लिए रखी जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर यह सीखें कि सहानुभूति और सम्मान की शक्ति तलवार और धन से भी अधिक होती है। और इस प्रकार चरित्रों की अद्भुत गाथा अकबर की उड़ती टोपी युगों तक जीवित रही, न समाप्त हुई युद्ध में, न बंदिशों में, बल्कि उड़ान में। वह उड़ान जिसमें आत्माओं को जोड़ने की कला थी, जहां टोपी हवा को आभार देती दिखी और हवा टोपी को प्रेम वापस करती रही। यह कथा बताती है कि असली उड़ान तब होती है जब दिल अपने मान सम्मान को नहीं छोड़ता और हाथ सौहार्द के धागे से मिला रहता है। कहानी नंबर 10। बीबी की बकरी खड़ी थी महल के विशाल आंगन में। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सामने धरती को चूमती सुनहरी रेत पर दरबार का मंच बना था, जहां अकबर और उसके दरबारी मखमली चद्दरों पर विराजमान थे। आज कुछ अनोखा होने जा रहा था। बीरबल ने कहा था कि एक बकरी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण देने आई है, जो न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को चौंका देगी। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, कुछ हंसे, कुछ अविश्वास में सिर हिलाए, किंतु बीरबल की बातों में छिपी गहरी सूझ पर कोई संदेह नहीं कर सका। बकरी ने जैसे ही हाथी दंती सिंहासन के सामने कदम रखा, सभी की सांसें थम गईं। उसकी गर्दन पर बारीक सुनहरे घास की माला झूल रही थी और वह एक ओर झुककर नन्ही सी बेंट अपनी ठोड़ी के नीचे कसकर थामे हुए थी। अचानक बकरी ने स्वर फैलाया और उसकी आवाज ने महल की हर घंटी घंटी को फीका कर दिया।
जहां पनाह अकबर, उसने कहना शुरू किया, मैं आज आपके दरबार में उस अनदेखे दर्द और अनसुनी आवाज का प्रतिनिधित्व करने आई हूं जो हमारे खेतों और चरागाहों में दबा रहता है। मैं वह बकरी हूं जिसने आपकी प्रजा की मुस्कान सीखी है और आज उस मुस्कान का संकल्प लिए खड़ी हूं। दरबार में एक अजीब सी हलचल मची। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ हैरानी से चौंके, लेकिन बीरबल की संतुलित बाहें इशारा कर रही थीं कि शांत बने रहें। अकबर ने अपनी मृदुल मुस्कान बनाए रखी और बकरी से पूछा, हे प्रिय पशु, तुमने कैसे सीखा कि तुम्हारे शब्द मेरे राज्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या तुम वाकई बोल सकती हो या हम सबके कानों ने तुम्हारी चुगलबाजी समझ ली है? बकरी ने सिर हल्का सा घुमाया और बोली, महाराज, मैं तो जानवरों में सबसे नासमझ समझी जाती हूँ, किंतु मैंने देखा है कि आपके दरबार में दूर दूर तक फैले फलक में बसती आपकी प्रजा के दिलों में कितनी वेदना है। मैंने उन पर आकाश की धूल बुझाई, उनकी राहों में कांटे भरे और उनकी मुस्कान चुराई गई। सबसे बड़ा अपराध, मेरा मानना है, जब न्याय अंधेरे में छिप जाता है। बीरबल ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, सुनिजिए इस बकरी की बात, उसके शब्दों में प्रजाजन की व्यथा है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया और बकरी को पुनः बोलने का इशारा किया। महाराज, बकरी ने आवाज में ताव जोड़कर कहा, वह किसान जो सुबह से शाम तक हल खींचता है, उसे न्याय के लिए दरबार आना पड़ता है। वहीं वह अमीर जो चंद चिट्ठियां लिखकर झूठ फैलाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। उस किसान की आंखों में सावलेपन के आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। क्या यही आपकी रियासत का मूलाधार नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, न्याय के चैम्बर में समान रूप से पहुंचे? अकबर ने अपनी भव्य सभाशाला के दर्पण जैसी दीवारों की ओर देखा, जहां सोने की कच्चियां झिलमिला रही थीं, फिर बकरी की ओर दृष्टि गड़ाई। तुम्हारी बातें अजीब हैं, उन्होंने कहा, किंतु वे मेरे हृदय को स्पर्श करती हैं। पर बताओ, तुमने यह सब कैसे देखा? बकरी ने गर्दन आगे बढ़ाई और बोली, राजन, मेरी पैरों में खुर होते हैं, पर मैंने इन खुरों से उन खेतों को नापा है जहां आपके लोग रोजी रोटी उपजाते हैं। मैंने उन बच्चों को पानी खोजते देखा जो पीने के लिए मटमैले तालाबों में हाथ डालते हैं। मैंने बूढ़ी औरतों को सूखे बोंदों पर रोज गांठ बांधते देखा ताकि उनके पोते दामाद के बच्चों के लिए कुछ अन्न बच सके। दरबारियों ने एक दूसरे से आंखें मिलाईं और उन दृश्यों को याद किया जो वे कभी सोचे भी न थे। बीरबल ने तब अपना वज्र वाणी का तीर चलाया, जहां पनाह, देखिए, न्याय की संजीवनी, जीवन की आत्मा, एक बकरी के मुख से निकल रही है। अगर हम मानवता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इन शब्दों को सुनना ही होगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, बकरी की बातें इस कदर गूढ़ हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बकरी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं बंसी हूँ, वही बंसी जो आपके महल के पीछे चरती थी, जिसे आपने कभी आंखों से नहीं देखा। आखिर मेरा मतलब आपके दिल ने अनुभव नहीं किया। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, तो तुमने अपनी व्यथा का नाम भी चतुराई से ऐसा रखा है? बकरी ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी और बोली, नाम तो कोई भी रख सकता है, पर न्याय वह कोई नहीं रख सकता यदि उसके गला में दम नहीं। वहां उपस्थित सभी दरबारी तालियों से भर भर कर सहमति व्यक्त करने लगे। किंतु तभी एक मंत्री, जिसका नाम मुंतजिर था, उठा और बोला, महाराज, ऐसे चौपाए की बातों पर कैसे भरोसा करें? आजकल हर जादू टोने वाला प्राणी कुछ न कुछ कहता है। हमें वास्तविक सबूत चाहिए। बकरी ने मुंतजिर की ओर क्षुब्ध नजर से देखा और कहा, तुम्हें सबूत चाहिए? लो, यह सुनो, जब पिछले वर्ष सूखे ने हमारे गांव के खेत सुखा दिए, तब तुम्हारे कोषाध्यक्ष ने कहा कि राज्य को बचाने के लिए चारों ग्रामों से अन्न जब्त कर लो ताकि तुम अमीर रहो और गांव वालों की दरकार अंधेरे में ढकी रहे। फिर भी जब मैंने उस अन्न के ढेर को देखा
तो तुम्हारी भुजाएं तृप्त थीं, किंतु गांव वालों के पेट सूने रहे। मुंतजिर के होंठ कांप उठे और वह बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? मुंतजिर ने स्वर कांपता हुआ स्वीकार किया। अकबर की आंखों में क्रोध के आंसू चमकने लगे। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि गांवों को अन्न लौटाया जाए और दोषी को दंडित किया जाए। ठीक उसी क्षण बकरी ने पुनः स्वर भरा, देखें महाराज, न्याय की तेज आंधी में झुक जाने वाले वृक्ष जिंदगी के नहीं रह जाते। उनका निष्कर्ष केवल दर्द होता है, पर वो लोग जो न्याय की नींव पर खड़े होते हैं, उनका सावन कभी सूखता नहीं। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, इन शब्दों में जीवन की सच्चाई समाई है। एक बकरी ने यह शिक्षा दी है कि न्याय केवल मानववचन नहीं, कर्मों की बाजी है। अकबर ने अपनी मूरत चमकाई और घोषणा की, आज से राज्य में हर प्राणी, मनुष्य या पशु को न्याय मिलेगा। जो अमीरों के लिए अनुशासन बनाएंगे, उन्हीं के लिए यह अनुशासन रहेगा। कोई भी आवाज दबाई नहीं जाएगी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि मुंतजिर को जनन्याय की कठोर परीक्षा से गुजारा जाए और गांवों के अन्न को गांव वालों को वितरित किया जाए। बकरी ने सिर झुकाकर बोले, महाराज, न्याय के दरवाजे खोल दो तो आकाश भी झुककर आशीर्वाद देगा। दरबार में उस क्षण एक दिव्य शांति आई, जैसे कोई प्राचीन झरना बह निकला हो, जिसने सबके मन के भूखे को पानी पिला दिया हो। उस दिन के बाद से बंसी, वह बकरी, राजकाज की मशाल बन गई। बीरबल अक्सर कहते, जब इंसान नहीं सुनते तब जानवर बोलते हैं। और अकबर जब कभी दरबार सजाया तो बंसी को ससम्मान आमंत्रित किया जाता। उसकी बातें, उसकी व्यथा और उसकी सरल सी आवाज से सीख सब लेते। समय के पन्नों पर यह कथा अमर हो गई, बंसी बकरी का भाषण, जिसने एक राज्य में न्याय की लौ जलाई। लोग कहते हैं, जब बकरी ने बोला तब इंसान ने सुना, और उस दिन से अकबर की न्यायप्रियता, बीरबल की सूझ और बंसी की वाणी मिलकर इतिहास का वह अध्याय बन गए, जहां न्याय और करुणा की धुन